बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है बड़ा अहम है जी। मिसाल के तौर पर कभी आप महसूस करते हैं कि किसी ने क्राइम कमिट किया है, किसी शख्स ने कोई फिजिकल टॉर्चर कर दिया है, कोई आपको नुकसान पहुंचा दिया है, फाइनेंशियल कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप महसूस करते हैं कि इसने जुर्म किया है। इस सूरत हाल में नॉर्मल रूटीन जो है वो तो यही है कि आपने जाना है थाने के अंदर, जाके एफआईआर दर्ज करवानी है। एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो कानून जो है वो हरकत में आएगा, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन उनकी होगी वो लेके जज साहब को प्रोवाइड करेंगे। जज साहब फिर ट्रायल करके तो उसका फैसला कर देंगे। ये एक तरीकाकार हो गया। आपके पास जो अवेलेबल एविडेंस होगी आप भी प्रोड्यूस करेंगे तफ्तीशी अफसर के सामने, पुलिस वाले के सामने। लेकिन अगर आपको शक पड़ गया, आप समझते हो कि यार ये तो पुलिस वाला मेरे साथ इसकी टसल है कोई, या आप समझते हो ये तो दूसरी पार्टी का कोई रिश्तेदार है, तो ये हमारे केस को नुकसान पहुंचाएगा, इस सूरत हाल में फिर आपने क्या करना है कि आपने यकीनन कोई इकदाम ऐसा उठाना है कि पुलिस वाले के शिकंजे से निकल जाए मेरी तफ्तीश। ये ना करे। एक तरीकाकार तो उसका ये होगा कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश करें कि आप उसके हाई अप्स जो हैं उनको एप्लीकेशन मूव करें कि मैं इन्वेस्टिगेशन को चेंज करना चाह रहा हूँ, दूसरे किसी तफ्तीशी के पास मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि फेयर हो सके। एक तो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं नहीं जी सारी पुलिस ही मेरे खिलाफ है, कोई हुकूमती ऐसा है आपके साथ, जो रूलिंग पार्टी है उसकी कोई टसल है आपके साथ, या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है उस बंदे का, पुलिस वाले का, कि वो दूसरों को भी अप्रोच करके खराबी पैदा करेगा, या बदनीयत हो गया, उसने दूसरी पार्टी से पैसे उठा लिए, या फिर कोई रिश्वत, कोई सिफारिश, कोई रिश्तेदारी का मामला कुछ था ऐसा कि आप समझ गए नहीं दाल नहीं गलने वाली, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। इस सूरत हाल में कानून आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जो गवाही, आपने जो आपके पास एविडेंस है, वो सारा कुछ आप प्रोवाइड करेंगे जज साहब को, डायरेक्ट जज साहब के हाथ में दे दें ये सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे, आप इस्तगासा दायर करेंगे जज साहब के पास लिख के तहरीरी शक्ल में, या ज़ुबानी भी, खैर ये पाबंदी नहीं है कि ज़ुबानी बंदा नहीं, लेकिन जो रूटीन चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लिख के आपने तो इस्तगासा दायर कर दिया कि जनाब ये फलां शख्स ने मेरे साथ इस तरह ये किया है, ये जुर्म कर दिया उसने। साथ यकीनन आप उसमें ये एहतियात करेंगे कि इस्तगासा लिखेंगे तो आप यूँ समझिए कि आप एक कैद खाना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने एक्यूज्ड को कैद करना है। कैद खाना किस तरह की एहतियात के साथ, नेग्लिजेंस का मुजाहरा ना करें। मिसाल के तौर पर आप बताएं कि उसने क्या किया, फिर ये पेश नज़र हो कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या किया, ये जुर्म भी बनता है कि नहीं बनता, ये काम इसने किया और ये जुर्म बनता है। फिर ये काम इसने किया, मैं इल्ज़ाम तो लगा रहा हूँ, साबित कैसे करूँगा? ये भी साथ मेंशन करें कि इसने ये काम किया और फलां-फलां शख्स ने देखा, आई विटनेस भी इसके मौजूद हैं। मेरे पास फलां-फलां डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर। बल्कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो, वो साथ अटैच करें अपने इस्तगासे के साथ, या कंप्लेंट जो जज साहब के साथ सामने आपने फाइल करनी, तो वो डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके फिर जो गवाह आपके पास मौजूद है, उनका भी मेंशन करें। तो फिर जज साहब के पास आप पेश हो जाएँ। जज साहब फिर आपका बयान अल्फ़ी लेंगे, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कंप्लेंट जो भी मुद्दई होगा उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर जज साहब मुनासिब ख्याल करें कि वाकई ये तो जुर्म हुआ है, नज़र आ रहा है, ऐसा बन रहा है केस, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जज साहब क्या करेंगे, फिर बुलाएंगे, नोटिस भेजेंगे, समन उनके जारी करेंगे कि फलां फलां शख्स जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है बंदा, उनको बुलाया जाएगा। वो आते हैं तो फिर उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे नॉर्मल केस के अंदर ट्रीट किया जाता है। उनका उनके भी जो वो पेश होते हैं उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उनके ऊपर जिरा भी करने का हक मौजूद होता है। फिर हमारे गवाहान के ऊपर उनको, यानी जो जिस बंदे पे इल्ज़ाम है ना कि इसने जुर्म किया, वो भी यकीनन अपने को वकील साहब लेके आएगा कोर्ट के अंदर। फिर हमने जो एविडेंस साथ अटैच की हुई है वो तो अटैच की, हमारे जो गवाह थे, जो चश्मदीद गवाह थे, वो गवाह जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारे गवाहान के ऊपर उनके वकील साहब
جرا کریں گے، کویسچن کریں گے کہ یہ بتائیں ایسا کیوں ہے، کیا ایسا ہوا تھا، کیا ویسا ہوا، کچھ ایسے ٹرکی سے کویسچن کریں گے تو جن کا آنسر کریں گے۔ ہاں ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے، گواہان کے بھی پیش نظر رہنی چاہیے، جو مدعی بنتا ہے، جو کمپلینٹ فائل کرتا ہے، جس کے ساتھ جرم ہوا، زیادتی ہوئی، اس بندے کی بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی کویسچن آنسر ہوتے ہیں ان کا آنسر جو دے رہے ہو نا تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ جو سٹوری آپ بیان کر رہے ہو کہ یہ آیا، اس نے میرا بازو توڑ دیا، تو فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ فلاں بندوں کی موجودگی میں توڑ دیا، تو واقعی ٹوٹا ہے، اس کا ایکس رے موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی سٹوری ہے۔ اس سٹوری کو دوسرے وکیل صاحب جو ملزم کیا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیک کر رہے ہیں، وہ کریڈیبلٹی آپ کی خراب کر رہے ہیں کہ مشکوک بنا رہے ہیں آپ کے کیس کو۔ سول اتنا ہی مقصد ہوتا ہے دوسرے وکیل صاحب کا، مشکوک۔ جب بھی شک پیدا ہو جائے گا کیس میں، اس کا فائدہ ملزم کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح پھر جج صاحب وہ ساری ایویڈنس جج صاحب کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے، ڈاکومنٹ آپ جج صاحب کے سامنے پروڈیوس کرتے ہیں، تو پولیس کے ہاتھوں میں وہ کیس نہیں رہتا، پولیس کی وہ پاورز نہیں رہتی، پولیس اس کو کیس کو خراب کرنے کی طاقت پھر نہیں رکھتی۔ اس طرح آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر کے تو کسی حد تک انصاف کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو آپ وہ پولیس والا تو ملا ہوا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یا تو پولیس انویسٹیگیشن چینج کر دیں، یا پھر آپ جج صاحب کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو لائٹ نہیں لینا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ پتہ نہیں کوئی کمزور ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی اسی طرح چانسز ہوتے ہیں سزا کے جس طرح ایف آئی آر میں ہوتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے، تھینک یو ویری مچ۔